आज का जो टॉपिक है वो विश्व इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये टॉपिक का नाम है प्रथम विश्व युद्ध। यहाँ से क्वेश्चंस कई बार बीपीएससी में कारण और परिणाम के स्तर पर पूछे गए हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे और उसके क्या परिणाम हुए। तो इसी टाइप के क्वेश्चन सिंपल सा आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग भूमिका में क्या लिखेंगे तो वो देख लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध विश्व इतिहास की युगांतकारी घटना मानी जाती है जिसने पूरे विश्व को युद्ध की आग में झोंक दिया। यानी कहने का अर्थ है ये प्रथम ऐसा युद्ध था जिसमें पूरे विश्व स्तर के कई देश इसमें शामिल हुए थे, जिस कारण से इसको विश्व युद्ध कहा गया। इसमें एक तरफ आप देखेंगे बहुत सारे देश, जैसे आप ब्रिटेन है, अमेरिका है, और फिर जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, इस तरीक़ा से आप देखेंगे कि बहुत सारे देश यहाँ पर जो है शामिल होते हैं। और यह घटना जो है 20वीं सदी के प्रारंभ में यानी 1914 से 1918 के बीच में घटित होता है। तो ये भी आप जान लें कि प्रथम विश्व युद्ध का जो काल पीरियड है वो कब से कब तक है, तो 1914 से 1918 तक। ये भी आप लिख सकते हैं 20वीं सदी के प्रारंभ में साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा ने युद्ध को जन्म दिया। तो सबसे बड़ा कारण यहाँ पर क्या था, कंपटीशन, साम्राज्यवादी। सभी देश अपना अपना साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास करेंगे। एक देश चाहेगा कि दूसरे देश में अपना उपनिवेश बना करके वहां से आर्थिक शोषण करे और अपना जो है आर्थिक उन्नत करे, अपना आर्थिक उन्नति प्राप्त करे। और यही कारण जो है आपका विश्व युद्ध का कारण बनेगा। क्योंकि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हो गया था कि सभी देश में जब उद्योग का विकास हुआ तो उनको बाजार चाहिए, और बाजार के साथ साथ कच्चे माल की प्राप्ति के लिए भी एक बड़ा सा क्षेत्र चाहिए जहां से वो कच्चे माल प्राप्त करे, फिर तैयार माल को वहां पर ले जा करके बेचे। तो उसी होड़ में जो है जो यूरोपीय देश शामिल हो जाते हैं, उसी में आप देखेंगे कि ब्रिटेन पहले से शामिल ही था, साथ साथ आपके फ्रांस हो गए या फिर आपके स्पेन, ये सब जो देश हैं, ये सब पुर्तगीज या पुर्तगाली जो देश है पुर्तगाल, वो भी पहले से शामिल था। लेकिन जर्मनी एक जो देश है वो अभी नया नया इसमें शामिल होगा। और 1890 के आसपास जब जर्मनी एकीकृत होगा तो वहां पर विलियम केसर द्वितीय नामक एक शासक, जो कि वहां पे बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, और वह अंतरराष्ट्रीय विस्तारवादी नीति अपनाएगा। यानी अब वो कहेगा कि हमें भी जो है उपनिवेश चाहिए और हमें भी जो है सूर्य के नीचे जमीन चाहिए। यानी कहने का अर्थ है कि उसका कहने का अर्थ था कि हमें सूर्य के नीचे जमीन चाहिए, यानी पूर्वी देशों में हमें उपनिवेश चाहिए और हम वहां से क्या करेंगे, कच्चे माल लेंगे या तैयार माल बेचेंगे और आर्थिक संपन्नता के लिए। लेकिन जो पहले से यहाँ पे जो देश इस तरह का औपनिवेशिक शोषण कर रहे थे, चाहे ब्रिटेन और फ्रांस हो, तो वो हटेंगे तभी तो ये आएगा जर्मनी। तो यहीं पे आप देखेंगे कि प्रतिस्पर्धा आपस में होगा। तो जर्मनी की नई अंतरराष्ट्रीय विस्तारवादी नीति, सबसे पहला कारण में जो युद्ध का था वो जर्मनी का अंतरराष्ट्रीय विस्तारवादी नीति। 1890 में जर्मनी का जो सम्राट बनता है वो विलियम द्वितीय या केसर द्वितीय भी लिखा रहेगा, ठीक है। एक अंतरराष्ट्रीय नीति शुरू की जिसने जर्मनी को विश्व शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया, और इसी का परिणाम रहा कि विश्व के अनेक देशों ने जर्मनी को एक उभरते हुए खतरे के रूप में देखा, जिसके चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता देखने को मिली या अस्थिरता आ गई। तो ये मेन कारण था जर्मनी में जो एक नई अंतरराष्ट्रीय जो विस्तारवादी नीति, और वहां का जो शासक था विलियम केसर द्वितीय जो महत्वाकांक्षी था, उसके द्वारा किया गया था ये। उसके बाद आ जाइए परस्पर रक्षा सहयोग। अब क्या हुआ कि जर्मनी ने जो फ्रांस का कुछ क्षेत्र, जो अल्सास या लॉरेन का जो क्षेत्र था, उस पर कब्जा कर लिया था। जर्मनी जब शक्तिशाली हुआ, एकीकृत हुआ, तो फ्रांस के कुछ क्षेत्र को कब्जा कर लिया, और उसको ये भी भय बना रहता था कभी फ्रांस हम पे अटैक करेगा। इसलिए उसने क्या किया, चुपचाप गुप्त रूप से एक त्रिपक्षीय संधि करके 1882 ईस्वी में ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, ये तीनों देश शामिल होकर के एक गुप्त रूप से संधि कर लिया। अगर हम पे कोई अटैक करेगा, यानी जर्मनी पे कोई अटैक करेगा या ऑस्ट्रिया या इटली, हंगरी पे कोई अटैक करेगा, तो हम तीनों एक साथ होकर के उसके साथ युद्ध करेंगे। तो ये भी एक जो है विश्व युद्ध का कारण बन गया। और इसी दरमियान आगे चल करके जो मित्र राष्ट्र है, जिसको यहाँ पे त्रिपक्षीय सौहार्द वाले जो देश है, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये भी आपस में मिलकर के एक त्रिगुट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो गुट बना, ये प्रमुख कारण है यहाँ पर। उसके बाद आइए साम्राज्यवाद। तो साम्राज्यवाद में आप देखेंगे कि एक मोरक्को संकट आता है। मोरक्को संकट क्या है कि अफ्रीका में
अब अफ्रीका में जो पहले से इंग्लैंड और फ्रांस अपना उपनिवेश बना करके मोरक्को में शोषण कर रहे थे, आर्थिक शोषण, या वहां पे कह लीजिए उपनिवेश बना करके वो कच्चे माल प्राप्त करके बाजार के रूप में बेच रहे थे, तो उसमें अब जर्मनी बोलता है कि अब हमको भी उसमें जगह चाहिए, हमको भी वो उपनिवेश बनाना है अफ्रीका में, तो हमें भी जगह चाहिए। तो यहां पर क्या होगा कि युद्ध की नौबत आ जाएगी फ्रांस, इंग्लैंड और इसके बीच में। लेकिन फ्रांस थोड़ा सा समझदारी दिखाता है और उसने कुछ क्षेत्र जर्मनी को दे दिया और युद्ध होने से बचा दिया, यानी मोरक्को संकट के नाम से यह जाना जाता है। तो यह कारण था साम्राज्यवाद, अपना अपना साम्राज्य विस्तार करने की जो नीति थी वो था। तो इसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से। उसके बाद आज ये सैन्यवाद। जर्मनी अभी एकीकृत हुआ था नया नया, और कई देश यहां पे क्या करेंगे कि अपना जो हथियार जमा करेंगे, हथियार का होड़ लग जाएगा, नए नए हथियार बनाएंगे, अपनी अपनी सेना मजबूत करेंगे। और नौसेना के रूप में जर्मनी और ब्रिटेन दोनों बहुत उस समय मजबूत स्थिति में आ चुके थे। जर्मनी को लग रहा था कि हम ब्रिटेन से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं, इसीलिए जर्मनी जो है युद्ध में जो है आगे बढ़ने में या शामिल होने का प्रयास करता है यहाँ पे, ठीक है। तो जर्मनी को लगता है कि हम ब्रिटेन के नौसेना से बहुत ज्यादा विकसित हैं और हम जो है पूरे दुनिया पे शासन कर सकते हैं, ब्रिटेन से भी आगे बढ़ सकते हैं। और यह उसकी भूल थी, किसका? विलियम केसर द्वितीय का, ठीक है। अब आ जाइए राष्ट्रवाद। जो देश अभी नए नए जर्मनी और इटली एकीकृत हुए थे, उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना आ चुकी थी और सभी देश अपने अपने राष्ट्र के लिए यहां प्रेरित हो रहे थे, अपने अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता और वहां के आर्थिक विकास के लिए मर रहे थे। तो यहां पर क्या होगा कि बोस्निया, जो कि हर्जेगोविना में स्लाविक जाति के लोग रहते थे, और खास करके जो ये जो सर्बिया का जो क्षेत्र था, ठीक है, तो वहां पे जो स्लाव जाति के लोग रहते थे, तो उनको रूस भी समर्थन देता था, क्योंकि रूस में भी स्लाव जाति के लोग रहते हैं। और वह क्षेत्र पे जो कब्जा जो था वो किसका था? तो ऑस्ट्रिया का था। ऑस्ट्रिया जो था, बोस्निया या कह सकते हैं सेराजेवो, जो वहां पे जगह रहता है, उसको अपने में शामिल कर रखा होता है। लेकिन वहां की जो जाति थी, स्लाव जाति, वो रूस या वहां पे कह सकते हैं कि यहां पे आप देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो बोस्निया और हर्जेगोविना में रहने वाले स्लाविक लोग ऑस्ट्रिया हंगरी का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे, जबकि उस समय उन पे जो शासन कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया। वे सर्बिया में शामिल होना चाहते थे और सर्बिया को समर्थन किसका प्राप्त था? रूस का, क्योंकि वहां पे स्लाव जाति के लोग रहते थे। बहुत हद तक उनकी इच्छा परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और इस तरह राष्ट्रवाद जो था, राष्ट्रीय भावना, वो भी युद्ध का कारण बना। तो यहां पे बोस्निया और हर्जेगोविना सर्बिया में रहना चाहते हैं, जबकि उस पे कब्जा किसका है? तो ऑस्ट्रिया का है, ऑस्ट्रिया का है। अब क्या होगा कि एक तत्कालिक कारण में सेराजेवो हत्याकांड आगे बताएंगे। चलिए अब यहां पे आ जाइए, किसी प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव। उस समय कोई भी संयुक्त राष्ट्र संघ टाइप का या राष्ट्र संघ टाइप का कोई भी संस्था नहीं था, जिस कारण से कि युद्ध जब हो तो उसको कंट्रोल किया जा सके। तो आप इसको पढ़ लेंगे। तत्कालिक कारण हम आपको समझा देते हैं क्या था। जब ऑस्ट्रिया का राजकुमार 1914 में, यहां पे देखिए, जून 1914 में जब ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन का उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड बोस्निया में सेराजेवो का दौर कर रहे थे, तब उनको गोली मार करके हत्या कर दी गई। और वह हत्या एक सर्बियाई व्यक्ति के द्वारा किया गया था और उसका सोचना था कि ऑस्ट्रिया के बजाय सर्बिया को बोस्निया पर नियंत्रण करना चाहिए, यानी सर्बिया के अंदर बोस्निया होना चाहिए, जबकि उस पर नियंत्रण किसका था? ऑस्ट्रिया का था, ठीक है। और इसी कारण से इसका हत्या किया गया था राजकुमार का। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को उत्तरदायी माना और ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को चेतावनी दी कि 48 घंटे के अंदर इस घटना के संदर्भ में अपनी स्थिति स्पष्ट करें और अपराधियों का दमन करें। लेकिन सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की मांग को ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी।
देखते ही देखते जो ये लोग पहले से गुट बना रखे थे, ठीक है, तो वो इनके समर्थन में आ गए। यानी जब सर्बिया के विरुद्ध में युद्ध की घोषणा ऑस्ट्रिया ने किया, तो अब रूस जो है वह सर्बिया को मदद करने के लिए शामिल हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले सर्बिया और रूस के बीच में संधि हो चुकी थी, ठीक है। ये भी आपस में मिले हुए थे, जो कि सर्बिया पे अटैक होगा ऑस्ट्रिया के द्वारा, रूस किसका मदद कर दिया? सर्बिया। अब जब रूस सर्बिया को मदद किया, तो चूंकि ये भी तो पहले से एक त्रिगुट बना रखे हैं त्रिदेशों का, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, ये सब जो इटली मिलके बना रखे हैं, तो फिर ऑस्ट्रिया पे जब अटैक होगा तो जर्मनी किसका समर्थन करेगा? ऑस्ट्रिया का करेगा। और फिर जब ऑस्ट्रिया का करेगा, तो अब देखिए ऑस्ट्रिया पर जर्मनी जो है मदद करने के लिए पहुंचता है, और जर्मनी ने एक क्षेत्र और जो कि ब्रिटेन के साथ समझौता के तहत था, बेल्जियम, तो जर्मनी ने बेल्जियम पे अटैक कर दिया उसी दरमियान। और उससे पहले से ब्रिटेन ने बेल्जियम और फ्रांस दोनों के रक्षा के लिए समझौता कर रखा था, तो ब्रिटेन भी इसमें शामिल हो गया, फ्रांस भी शामिल हो गया। अब सभी देश यहाँ पे जो उस समय यूरोपीय औद्योगिक देश थे, पूंजीपति देश, पूंजीवादी देश, जो उद्योग धंधा पे आश्रित थे, जो उपनिवेश खोज रहे थे, उपनिवेश चाह रहे थे, सभी आग ये युद्ध के आग में, सभी देश अब युद्ध के आग में यहाँ पे कूद गए, सभी आपस में अब युद्ध होना शुरू हो गया। अब देखिएगा कि पूरा विश्व इसलिए इसमें शामिल हो जाता है क्योंकि इन्हीं लोगों का, जैसे ब्रिटेन है तो पूरा, जैसे भारत है या अफ्रीका महादेश है, एशिया महादेश है, इनका शासन था, तो स्वाभाविक सी बात है जब ब्रिटेन युद्ध में भिड़ा तो इसके जो उपनिवेश थे तो उसकी जो सेना होगी वो ब्रिटेन के तरफ से युद्ध करेगी। तो उस समय आप देखेंगे कि भारत में भी गांधी जी, जो जिनको सर्जेंट कहा जा रहा था, 1914-15 में जब आए थे अफ्रीका से लौटे थे, तो उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के तरफ से भारतीयों को लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया था, इसीलिए इनको गांधी जी को सर्जेंट कहा जाता। और यही युद्ध का समय था जब ब्रिटेन शुरुआत के दौर में हार रहा था, जर्मनी जीत रहा था, और उस समय गांधी जी जैसे लोगों को अंग्रेजों के द्वारा जो भी कहा करके अवार्ड देके, चाहे जैसे हो, भारतीय सेनाओं को भेजने की बात की जा रही थी। तो इन लोगों को लग रहा था कि अगर यहाँ पे ब्रिटेन जीत जाएगा तो हमारा देश आजाद कर दे, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। जब ब्रिटेन ने जीत गया तो और उल्टे रोलेक्ट एक्ट जैसे कानून ला करके देश में काला कानून लागू कर दिया, ठीक है। अब युद्ध के चरण को देखिए, अब देखिए बीच में है जर्मनी, थोड़ा सा हम मैप आपको दिखा दें, मैप आप देख लेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिए मैप को, जो कि उस समय जो वैश्विक जो स्थिति थी, यहाँ पर देखिए जर्मनी है, जहाँ की कैसर द्वितीय एक साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास करेगा, और उसके बगल में ऑस्ट्रिया, और इन दो देशों के बीच में संधि हो रखी है। इधर इटली भी इन तीनों देशों का क्या है, संधि हो रखा है, तो इसको हमने घेर दिया। ये आपके क्या हो गए, ये जो तीन देशों का जो त्रिगुट बनाए थे, ये तीनों का एक त्रिगुट बन गया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी का। और यहाँ पे देखिए सर्बिया है, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सब आप देख पा रहे होंगे। तो रसिया इसको समर्थन दिए हुए सर्बिया को, ठीक है। जब यहाँ पे बोस्निया में, सेराजेवो में, बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में ऑस्ट्रिया की राजकुमार का हत्या होगा, तो अब यहाँ ऑस्ट्रिया क्या करेगा, बोस्निया पे या सर्बिया समर्थित, चूंकि वहां पे आतंकवाद था और सर्बिया के ही लोगों के द्वारा यहाँ पे हत्या किया गया था, इसलिए सर्बिया को अल्टीमेट देता है ऑस्ट्रिया का। और फिर जब सर्बिया इसको बात नहीं मानता है ऑस्ट्रिया का, और युद्ध यहाँ पे ऑस्ट्रिया के द्वारा शुरुआत किया जाता है। अगर यहाँ पे दोनों में शांति समझौता या कुछ तरीका का हल निकल जाता तो शायद यह विश्व युद्ध नहीं होता। लेकिन जब सर्बिया पे ऑस्ट्रिया का अटैक होगा, फिर रसिया सर्बिया को मदद करेगा, फिर ऑस्ट्रिया को जो है जर्मनी मदद करेगा। जर्मनी फिर क्या करेगा, आगे चल करके बेल्जियम पर अटैक कर देगा। तो बेल्जियम को पहले से, ये जो लंदन ब्रिटेन है, आप मैप में देख रहे होंगे, ब्रिटेन, फ्रांस, लंदन और जो बेल्जियम है, ये तीनों पहले से ये गुट बना रखे थे, जो कि जर्मनी बेल्जियम पे अटैक करेगा कि फ्रांस और इंग्लैंड मिल करके जर्मनी पे अटैक करना शुरू कर देंगे। अब देखिए जर्मनी बीच में है, एक तरफ रसिया और इधर से आपका ब्रिटेन और इधर से फ्रांस, ठीक है। अब ये दोनों तरफ से यहाँ पे अटैक करना शुरू कर दिया। दोनों तरफ से जब अटैक होगा तो जर्मनी की स्थिति नाजुक हो जाएगी और उसको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, और वर्साई की संधि के माध्यम से इसको अपमानजनक संधि करना पड़ता है, वो भी आगे अभी
उसके परिणाम में देखेंगे। तो ये आप मैप में देख लिए होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है आपस में ये सारे देश लड़ रहे हैं और गुट किस प्रकार से बना रखे हैं। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दा पर। युद्ध के चरण को देखिए। यूरोप, अफ्रीका, एशिया में कई मोर्चों पर संघर्ष शुरू हुआ। इसके दो मुख्य परिदृश्य थे। एक था पश्चिमी मोर्चा, जहां पर जर्मनी ने ब्रिटेन, फ्रांस वर्ष 1917 के बाद अमेरिकियों के साथ संघर्ष किया। चूंकि अमेरिका भी 1917 में शामिल हो जाता है। चूंकि क्या होता है कि एक पनडुब्बी जहाज को जर्मनी डुबा देता है। उसको लगता है जर्मनी को कि यह इंग्लैंड का जहाज, जो पनिया जहाज था पानी में चलने वाला, उसको डुबा देता है जर्मनी। लेकिन वो वास्तव में था किसका जहाज? अमेरिका का था। लेकिन यह गलती से होता है, क्योंकि यह अमेरिका से पंगा लेना जर्मनी भी उस समय नहीं चाह रहा। लेकिन गलती से जब डूब जाता है, लेकिन अमेरिका को लगता है कि अब ये हमारा जहाज डुबा दिया, तो अमेरिका भी अब जर्मनी पे अटैक करना शुरू कर देता है। और उस समय अमेरिका मजे में था, 1914 से 1917 तक, और वह युद्ध में जितना भी हथियार था वो सप्लाई करता था। अमेरिका का इनकम जनरेट हो रहा था। सभी देश जो भी थे, जर्मनी भी लेता था, साथ साथ जो ब्रिटेन, फ्रांस, सब इससे हथियार ले रहे थे। ये माले माल हो गया। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद देखेंगे तो एक अमेरिका जो है नई शक्ति के रूप में उभरता है। उसके पीछे यही रीजन रहता है कि इसने युद्ध में इतनी सामग्री बेची कि माले माल हो गया। ठीक है, क्योंकि पूरा विश्व युद्ध में शामिल है और माल कौन सप्लाई कर रहा है? अमेरिका। लेकिन आगे चलकर 1917 में क्या होगा कि अमेरिका को भी मजबूरन इस युद्ध में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक जहाज जो था वह जर्मनी के द्वारा डुबा दिया गया था। ठीक है, दूसरा जो मोर्चा था पूर्वी मोर्चा, जिसमें रूसियों ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी सेनाओं के खिलाफ युद्ध लड़ा। तो दोनों तरफ से, एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब मिला हुआ है, और एक तरफ रूस, यानी दो तरफ से आपको मैंने मैप में दिखाया कि किस प्रकार से अब बेचारा जर्मनी और ऑस्ट्रिया बीच में आ गया। अब दोनों तरफ से अब उसको जो है वहां पे हमला करना शुरू कर दिया। वर्ष 1914 में थोड़े समय के लिए जर्मनी को युद्ध में बढ़त तो हासिल हुई, लेकिन उसके बाद पश्चिमी मोर्चा स्थिर हो गया और एक लंबा तथा क्रूर युद्ध शुरू हो गया। इसी बीच पूर्वी मोर्चा पर जर्मनी की स्थिति मजबूत हो गई, लेकिन निर्णायक रूप से ऐसा नहीं हुआ। और लास्ट में क्या हो गया? उधर रूस का दबदबा हो गया। वर्ष 1917 में दो घटनाएं घटित हुई जिन्होंने संपूर्ण युद्ध का रूपरेखा ही बदल दिया। सर्वप्रथम जहां एक और संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र राष्ट्रों के बेरे में शामिल हो गया, वहीं दूसरी ओर रूसी क्रांति के बाद रूस युद्ध से बाहर हो गया। अब क्या होगा कि रूस, यहां पे आपको जब रूसी क्रांति पढ़ाए थे तो बताया था कि रूस में जब आर्थिक स्थिति आ गई, खराब हो गई, और रूसी क्रांति के फलस्वरूप 1917 में रूस जर्मनी के साथ समझौता करके क्या हो गया? अलग हो जाता है कि युद्ध में हम शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे रोटी की भी किल्लत आ गई। हमने पिछले क्लास में बताया था रूस की क्रांति में। तो यहां पर क्या हो गया कि शांति समझौता कर रूस अलग हो गया। अंत में वर्ष 1918 में जर्मन आक्रमण के बाद मित्र देशों के पलटवार ने जर्मन सेना को निर्णायक वापसी हेतु मजबूर कर दिया। अक्टूबर नवंबर 1918 में क्रमशः तुर्की और ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया। ऑस्ट्रिया, तुर्की ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए इन मित्र राष्ट्रों के सामने, जिसमें जर्मनी अकेला पड़ गया। युद्ध में पराजय और आर्थिक संकट के कारण जर्मनी में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि अकेला यह कब तक लड़ सकता था। अब चूंकि ऑस्ट्रिया और इधर तुर्की भी आत्मसमर्पण कर चुका था, और इधर बहुत सारे देश थे, फ्रांस था, फिर बाद में आके इटली भी शामिल हो गया मित्र राष्ट्र। ठीक है, जर्मन सम्राट केसर विलियम द्वितीय को गद्दी त्यागनी पड़ी और वहां पे खुद आंदोलन हो गया, क्योंकि जनता परेशान हो चुकी थी युद्ध से। इसके बाद जर्मनी में वेमर गणतंत्र की स्थापना हुई। साथ ही नई सरकार 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, और यह अपमानजनक संधि उसको करनी पड़ी, और उसमें उसको $5 अरब उस समय युद्ध के हार जाने के रूप में दिया गया। और जर्मनी का जो राइन क्षेत्र था कोयले का खनिज संपदा वाला, वो सब जो क्षेत्र था अन्य यूरोपीय देश जैसे फ्रांस हो गए, इंग्लैंड हो गया, वो सब में बांट दिया गया। ठीक है, तो यह युद्ध जो है प्रलंकारी प्रथम युद्ध, विश्व युद्ध का समाप्त हो गया जब 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की घोषणा पत्र पर जब जर्मनी का जो नया गणतंत्र बना वेमर गणतंत्र, उसने वहां पे हस्ताक्षर कर दिया। इसके बाद ही इसका स्थिति खराब हो जाता, किसका? जर्मनी का। और वहां पे कौन पैदा होगा? हिटलर।
नहीं, जर्मनी का हिटलर शासक, और वह द्वितीय विश्व युद्ध को फिर जन्म दे देगा। क्योंकि यहाँ पे इतना अब इस पे कर्ज का बोझ डाल दिया जाता है वर्साई की संधि के माध्यम से कि वहां की जनता त्राहिमाम हो जाती है। एक तो खनिज संपदा उसका छीन लिया गया, उसके बाद उसको लिमिट कर दिया गया कि 1 लाख से ज्यादा सेना तुम नहीं रख सकता है जर्मनी के पास, यानी जर्मनी को पंगु बना दिया गया मित्र राष्ट्रों के द्वारा। और यही युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण भी प्रथम विश्व युद्ध में ही हो चुका था वर्साई की संधि के माध्यम। अब देखिए परिणाम, आर्थिक परिणाम में आप क्या लिख सकते हैं? प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों में बहुत अधिक धन खर्च हुआ। जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी अर्थव्यवस्था से प्राप्त धन का लगभग 60% हिस्सा खर्च कर दिया। यानी जर्मनी तो गया ही, साथ साथ ब्रिटेन की भी स्थिति अब अच्छी नहीं रही, जो पूरे विश्व पे शासन कर रहा था उसकी स्थिति अब खराब हो गई। अब एक नया शक्तिशाली देश बन गया, कौन? अमेरिका। आप देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक सशक्त देश के रूप में सामने आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ? देशों को करों को बढ़ाना पड़ा और अपने नागरिकों से धन भी उधार लेना पड़ा। उन्होंने हथियार खरीदने और युद्ध के लिए आवश्यक अन्य चीजें हेतु भी अपार धन व्यय किया था। इस स्थिति में युद्ध के बाद मुद्रास्फीति क्या हो गया? जन्म हो गया। यानी युद्ध के समय में सारा जो निवेश हो गया युद्ध के सामग्री में, या जो भी उद्योग धंधे थे युद्ध टाइप के सामग्री बनाने लगे थे, तो आगे चल करके क्या होगा? जब युद्ध समाप्त होगा तो फिर वो उद्योग धंधे बंद होंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे क्या होगा कि जब बंद हो जाएंगे तो मुद्रास्फीति या आर्थिक संकट यहाँ पे देखने को मिलेगा। महंगाई बढ़ जाएगा, सामान नहीं मिलेगा, सामान मिलेगा यानी आपका क्या हो जाएगा कि रुपये का वैल्यू गिर जाएगा। क्योंकि युद्ध के दौरान क्या होगा कि जो भी आर्थिक गतिविधि थी वो रुकी रही। राजनीतिक परिणाम में क्या होगा कि प्रथम विश्व युद्ध ने 4 राजतंत्रों को समाप्त कर दिया। जैसे रूस का जो है, आप देखिएगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही निकोलस द्वितीय का सत्ता समाप्त हुआ, 1917 में रूस में क्रांति हुई। उसके बाद जर्मनी में केसर द्वितीय था, उसकी समाप्ति हुई। ऑस्ट्रिया का सम्राट जो था उसकी भी समाप्ति हुई। ओटोमन का जो सुल्तान था तुर्की का, उसको भी सुल्तान का पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि इस युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य को यूरोपीय देशों ने आपस में बांट लिया था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जो तुर्की का खलीफा का जो पोस्ट था, आपने पढ़ा होगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही ना तुर्की के खलीफा का पोस्ट में जो है उसको हटा दिया गया था, जिस कारण से पूरा भारत के भी जो खिलाफत आंदोलन 1920 में किया जाता है, तो यही कारण था ना। तो यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व के मानचित्र पे परिवर्तन आया। साम्राज्यों के विघटन के साथ पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया जैसे नए राष्ट्रों का उदय हुआ। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, रूस की सीमाएं बदल गई। बाल्टिक साम्राज्य रूस साम्राज्य से स्वतंत्र कर दिए गए। एशियाई और अफ्रीका उपनिवेशों पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार होने से वहां भी परिस्थिति बदली। इसी प्रकार जापान को भी अनेक नए क्षेत्र प्राप्त हुए। इराक को ब्रिटिश एवं सीरिया को फ्रांसीसी संरक्षण में रख दिया गया। फिलिस्तीन इंग्लैंड को दे दिया गया। यानी बंदरबाट यहाँ पे यूरोपीय देशों के द्वारा जो एशियाई और अफ्रीकी देश का क्या कर दिया गया? बंदरबाट कर दिया। क्योंकि मित्र राष्ट्र जो जीते थे, अब ये जो उपनिवेश के रूप में सबको शामिल करके अब वहां से आर्थिक शोषण करना शुरू करेंगे। अब देखिए सामाजिक परिणाम क्या होगा कि चूंकि इसमें क्या होगा कि बहुत सारे जो सेना थी उसकी मृत्यु होगी, तो क्या होगा? जन्म दर में गिरावट आएगी। क्योंकि लाखों पुरुष यहां मारे गए, तो पुरुष जब मारे जाएंगे लगभग 8 मिलियन लोग मारे गए, यानी 3% आबादी विश्व की प्रथम विश्व युद्ध में समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, और पुरुष वर्ग थे उसमें। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब महिलाएं बहुत ज्यादा मात्रा में विधवा भी हो गई, अनाथ भी हो गए बच्चे। ठीक है, नागरिकों ने अपनी जमीन खो दी, अन्य देशों की ओर प्रवास किया। बहुत भयावह स्थिति इसका परिणाम देखने को मिला। अब क्या होगा कि महिलाओं की भूमिका में परिवर्तन आ गया। अब पुरुष के स्थान पे महिलाएं काम करनी पड़ेगी ना, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में पुरुषों की यहाँ पे क्या हुआ, सेना जो थे वो उनकी हत्या हुई या वो युद्ध में मारे गए। तो अब महिलाएं कल कारखानों में पुरुषों की जगह काम करना शुरू कर दिया, यानी महिलाओं में सशक्तिकरण देखने को मिला। ठीक है, उच्च वर्गों ने समाज में अपनी अग्रणी भूमिका खो दी। युवा, मध्यम और निम्न वर्ग, पुरुष और महिलाओं ने युद्ध के बाद अपने देश को पुनर्गठन की मांग की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एक वर्साई की संधि या वर्सेल्स की संधि इसको बोलते हैं।
28 जून 1919 को हुआ और इसमें क्या हुआ, हस्ताक्षर के साथ प्रथम विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त तो हो गया। वर्साई की संधि ने दुनिया को दूसरे युद्ध में जाने से रोकने का प्रयास किया था, लेकिन आप कहेंगे तो वर्साई के संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण भी शामिल हो चुका था, क्योंकि वर्साई की संधि जर्मनी के लिए एक अपमानजनक संधि थी। युद्ध में सभी देशों को क्षति हुआ था, मित्र राष्ट्र को भी क्षति हुआ था, तो जर्मनी की उन्नति नहीं हुई थी, जर्मनी की भी क्षति हुई थी। लेकिन अब हार गया था, तो हार जाने के रूप में जो यूरोपीय देशों थे, जो देश के जो जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, जो वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति थे, उन्होंने ऐसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने यहाँ पे जो है बहुत समझौता कराने का प्रयास किया था, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन अडिग रहे और उन्होंने जर्मनी का क्षेत्र को भी आपस में बांटा और साथ साथ जर्मनी पे क्या किया, हर्जाने के रूप में $5 अरब, ठीक है, उसको देना पड़ा। उस समय के लिए वो बहुत ही ज्यादा रकम था। यह संधि अलग अलग खंडों में विभाजित थी, जिनके अंदर कई धाराएं शामिल थी। प्रादेशिक फ्रांस ने अल्सास और लोरेन को वापस ले लिया, जिसको कि जर्मनी ने पहले लिया था, उसको अब ये फ्रांस अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद यूपेन और मालदेमी बेल्जियम के हाथों में चले गए। पूर्वी क्षेत्र को पोलैंड ने नष्ट कर दिया था, जिससे पूर्वी प्रूसिया क्षेत्रीय रूप में अलग थलग पड़ गया था। डेटिंग और मेमेल, पूर्व बाल्टिक, ये सब उतना लिखने की जरूरत नहीं है। आगे आइए, सैन्य खंड, जर्मनी नौसेना पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी अब वहां की सेना 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती थी। 1 लाख से ज्यादा सेना भर्ती जर्मनी अब नहीं कर सकता था। और राइन क्षेत्र को भी सैन्यकरण कर दिया गया और राइन जो क्षेत्र था उसको फ्रांस को दे दिया गया और यहाँ पे यूरोपीय देश में बांट दिया गया। अब युद्ध में क्या हुआ, युद्ध सुधार। इस संधि ने जर्मनी और उनके सहयोगियों को कुल हानि और क्षति के लिए जिम्मेदार ठहराया, जो कि मित्र राष्ट्रों द्वारा पीड़ित थे, और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें युद्ध के पूर्ण मूल्यांकन के लिए मजबूर किया गया था। उसके बाद न्यूली की संधि हुई, बुल्गारिया के साथ हस्ताक्षरित किया गया। उसके बाद सेवर्स की संधि हुई, तुर्की के साथ हस्ताक्षरित किया गया। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसके जो परिणाम हुए जर्मनी के लिए बहुत ही कष्टदायी हुए। ठीक है, और फिर यहीं से आपका द्वितीय विश्व युद्ध जन्म होता है। और भारत के लिए प्रथम विश्व युद्ध का क्या महत्व था, तो जिस प्रकार से अन्य देश प्रभावित हुए तो भारत भी प्रभावित होना स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ पर भी ब्रिटेन का शासन था और जब ब्रिटेन की स्थिति खराब होगी तो वो भारत में क्या करेगा, और भी ज्यादा शोषण करने का प्रयास करेगा, क्योंकि ब्रिटेन की भी स्थिति उतनी बेहतर अभी नहीं थी। और भारत में भी वो चाहेगा कि ज्यादा दिन और लंबे समय तक रहें, और उसने एक नया कानून रोलेट एक्ट लाया, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही लाया गया था 1919 में, जिसमें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से भारत की जो ब्रिटिश हुकूमत थी तो उसका शोषणकारी नीति जो और बढ़ गया भारतीयों के प्रति, और भारतीय जो क्रांतिकारी थे उस समय जो विरोध कर रहे थे तो उसके प्रति क्रूरता की नीति यहाँ पे अपनाई गई। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील यहाँ काला कानून लाया गया था। तो यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। फिर भारतीय जो सप्लायर थे, जो उस समय वैश्विक स्तर पे सप्लाई कर रहे थे, तो आर्थिक मंदी जब आएगा वैश्विक स्तर पे तो इनका सप्लाई जो था, जो भारत से जो सप्लाई होता था, निर्यात होता था, वो घट जाएगा। सभी देश संरक्षणवाद करेंगे और अपनी अपनी आर्थिक मजबूती करने का प्रयास करेंगे, तो दूसरे देश से आयात कम करेंगे और निर्यात ज्यादा करने का प्रयास करेंगे। तो जिस कारण से आर्थिक रूप से भी यहाँ पे भारत को भी क्षति पहुंचती है। और आप देखेंगे कि विश्व स्तर पे आगे चल करके क्या होगा कि आर्थिक मंदी भी यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा 1929 तक आते आते। तो इस प्रकार से आप पूरा पढ़ लेंगे अच्छे से। तो मेन आपको कारण और परिणाम के स्तर पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने इस नोट्स में इसलिए सारा कुछ डाल दिया है कि आप क्या भारत पे प्रभाव पड़ा उसको भी एक बार देख लीजिए। लिखना लेकिन उतना ही है जितना हमने आपको बताया, कारण और परिणाम। तो परिणाम को आप सैन्य स्तर पे, जर्मनी के स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, तो जो प्रभाव है वो लिखेंगे। और कारण जो भी हमने बताया, साम्राज्यवाद का विस्तार चाहे राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो, सैन्यवाद हो, चाहे परस्पर जो गुट बनाए थे आपस में वो हो, चाहे जर्मनी की महत्वाकांक्षा हो, वहाँ के केसर द्वितीय का राष्ट्रवादी अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवादी नीति हो, तो इस स्तर पे आप लोग इसको लिख करके अच्छे से मेंस राइटिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।